हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में आज हम अकाउंट्स का 13th लेक्चर देखेंगे, 30वां लेक्चर देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी क्लास 12 का अकाउंट्स का चैप्टर 4 कर रहे थे, 12th क्लास का चैप्टर 4, और ये आज इसका लास्ट पार्ट है। इसमें हमारा आज चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे 11 चैप्टर में से 7 चैप्टर बचेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक सेवानिवृत्त साझेदारों को देय राशि का निपटारा, डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, यहाँ तक के सारे टॉपिक कवर कर लिए। हमने देखा था शुरू में सेवानिवृत्त या मृत साझेदार को देय राशि का निर्धारण, असर्टेनिंग द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग और डेथ ऑफ अ पार्टनर। दूसरा टॉपिक था हमारा नया लाभ विभाजन अनुपात, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके हमने न्यूमेरिकल्स भी देखे थे और थ्योरी भी देखी थी। अभिलाभ अनुपात, गेनिंग रेशो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये भी हमने कवर कर लिया है। ख्याति का व्यवहार, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके भी सारे हमने न्यूमेरिकल कवर किए थे। फिर पिछले लेक्चर्स में हमने परिसंपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजन, एडजस्टमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संचित लाभों तथा हानियों का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, और सेवानिवृत्त साझेदार को देय राशि का निपटारा, डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। ये सारे टॉपिक देखे थे जिसके हमने न्यूमेरिकल्स नहीं देखे थे, लेकिन जब हम पूरे 11 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे तो एक बार फिर से न्यूमेरिकल्स को रिवाइज करेंगे। अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू सारे न्यूमेरिकल्स को हम देखेंगे, और वही जो डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस 4th चैप्टर्स में हमने जितने न्यूमेरिकल्स अब तक कवर किए हैं, यहीं से आपको डायरेक्टली 1-2 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल फॉर्म में मिल जाएंगे। तो आज हम सिर्फ ये 2 टॉपिक देखेंगे अपने, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। साझेदारों की पूंजी का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल्स, और दूसरा और लास्ट टॉपिक होगा हमारा साझेदार की मृत्यु, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये लगभग सेम ही है, क्योंकि साझेदार की सेवानिवृत्ति या साझेदार की मृत्यु पर जो समायोजन किया जाता है, फर्म की ख्याति का या फर्म के लाभ और हानि का जो समायोजन किया जाता है वो वैसे ही किया जाता है जब जैसे कि किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर यानी कि रिटायरमेंट पर जिस तरह किया जाता है, उसी तरह से किसी की मृत्यु होने पर भी, साझेदार की मृत्यु होने पर भी उसी तरह समायोजन या एडजस्टमेंट किया जाता है। बस फर्क इतना है, क्योंकि सेवानिवृत्ति जब होती है तो वो लेखांकन वर्ष के अंत में होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो ईयर होता है उसके लास्ट में होती है, यानी कि 31 मार्च को कोई सेवानिवृत्त होता है, और मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है, मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसका लाभ और हानि का समायोजन करने में थोड़ी टाइम लैप्स की वजह से उसमें थोड़ी डिफिकल्टीज रहती है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा आज का साझेदारों की पूंजी का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय शेष साझेदार पूंजी का समायोजन अपने लाभ अनुपात में कर सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति में यदि कुछ अन्य सूचना ना हो तो शेष साझेदारों को शेषों के योग नई फर्म की कुल पूंजी होगी। यानी कि जो बचे हुए, अब मान लीजिए जैसे 3 साझेदार हैं XYZ, इसमें से Y रिटायर हो जाता है, तो बचे हुए साझेदारों जो 2 साझेदार हैं, इनकी जो टोटल जो पूंजी होगी वही फर्म की कुल पूंजी होगी, न्यू कैपिटल होगी। अब तब शेष साझेदारों की नई पूंजी का निर्धारण करने के लिए फर्म की कुल पूंजी को शेष साझेदारों में नए लाभ अनुपात के अनुसार बांटा जाएगा, तथा पूंजी से अधिक या कमी को साझेदार के वैयक्तिक खाते से निकाला जाएगा। अब जैसे कि इनका जो नया लाभ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, उस लाभ के अनुसार इसमें नई फर्म में इनका शेयर डिपॉजिट किया जाएगा, और अगर उस शेयर के अकॉर्डिंग इनका जो अमाउंट है वो ज़्यादा आ रहा है तो वो साझेदार अपनी अमाउंट निकाल लेगा। अगर कम आ रहा है किसी का अमाउंट तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें डिपॉजिट कर देगा। इस प्रकार के आधिक्य या कमी साझेदार द्वारा रोकड़ निकालकर या रोकड़ लाकर जैसी भी स्थिति हो द्वारा समायोजित की जाएगी। इसका भी हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। अब जैसे निम्न स्थिति में शेष साझेदारों की पूंजी का समायोजन 3 में से किसी भी एक प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे पहली कंडीशन इसमें ये हो सकती है कि जब नई फर्म की पूंजी का निर्धारण साझेदारों द्वारा पहले से निश्चित किया जाता है। जब नई फर्म किसी के सेवानिवृत्ति के बाद जब शेष साझेदार किसी फर्म में जो लाभ अनुपात है वो पहले से ही निश्चित कर लें, तो ऐसा एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। मोहित, नीरज तथा सोहन फर्म में साझेदार हैं। ये अपने लाभ का विभाजन 2:1:1 में करते हैं। मोहित, नीरज और सोहन, इनका 2:1:1 में ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिवाइड करते हैं। फिर नीरज इसमें सेवानिवृत्त हो जाता है, नीरज रिटायर हो जाता है, और मोहित और सोहन ने निर्णय लिया कि नई फर्म की पूंजी 1,20,000 रुपये होगी। सभी समायोजन करने के पश्चात मोहित और सोहन के पूंजी खातों का जमा शेष क्रमशः 82,000 रुपये तथा 41,000 रुपये है। अब जो
सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो बचे हुए दो पार्टनर हैं, इनकी जो पूंजी आई है कैपिटल अकाउंट्स में, वो मोहित की 82,000 रुपये आई है और सोहन की 41,000 रुपये, 41,000 रुपये। तो शेष साझेदारों द्वारा लाई गई या उनको भुगतान की गई राशि की गणना करना है और आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि करना है, यानी कि जर्नल एंट्रीज करनी है। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि नए अनुपात के आधार पर जो पूंजी है वो 80,000 रुपये और 40,000 रुपये दोनों में डिवाइड हो रही है। दोनों जो साझेदार मोहित और सोहन बचे हुए हैं, उसमें एक को 80,000 रुपये लाने हैं और मोहित को 40,000 रुपये। लेकिन वर्तमान पूंजी जो है समायोजन के बाद वो 82,000 रुपये आ रही है और दूसरी 41,000 रुपये। लेकिन ऑलरेडी मोहित के 80,000 रुपये इसमें डिपॉजिट है और सोहन के 40,000 रुपये हैं। तो बचे हुआ जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जैसे कि मोहित के केस में मोहित 2,000 रुपये एक्स्ट्रा और लेकर आएगा, भुगतान करेगा, और सोहन 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा का भुगतान करेगा। अब इसमें दूसरी कंडीशन देख लेते हैं कि जब नई फर्म की कुल पूंजी नहीं दी गई हो, यानी कि जब किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति के बाद या मृत्यु के बाद जब दोबारा लाभ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिवाइड किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर फर्म की कुल पूंजी नहीं दी गई है, तो इसमें एक एग्जांपल है आशा, दीपा और लता एक फर्म में साझेदार हैं। ये अपने लाभ को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। ये आशा, दीपा और लता 3:2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। अब इसमें पुनर्मूल्यांकन, ख्याति तथा संचित लाभों से संबंधित सभी समायोजन करने के पश्चात आशा व लता के पूंजी खातों का जमा शेष क्रमशः 1,60,000 रुपये तथा 80,000 रुपये है। अब जो इसमें जो बचे हुए दो साझेदार हैं आशा और लता, इनका पूंजी खातों का जमा शेष कितना है, क्रेडिट कितना है, 1,60,000 आशा का है और लता का 80,000 रुपये। अब इसमें निर्णय लिया जाता है कि आशा व लता पूंजी खाते के नए लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार समायोजित किए जाएंगे। साझेदारों की नई पूंजी की गणना करना है तथा रोकड़ लाने या निकालने से संबंधित आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां करनी है इसमें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसमें शेष साझेदारों की नई पूंजी की गणना की जाएगी पहले कि आशा के पूंजी खाते में कितने पैसे हैं, 1,60,000 रुपये, और लता के पूंजी खाते में 80,000 रुपये। तो टोटल फर्म की अमाउंट कितनी हो गई, 2,40,000, क्योंकि दो ही अब साझेदार बचे हैं। इसमें एक तो रिटायर ही होगा, तो दो साझेदार जो बचे हैं उनकी टोटल अमाउंट, उनके अकॉर्डिंग फर्म की टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर ली जाएगी। दोनों की अमाउंट को ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 2,40,000 रुपये। अब नया लाभ विभाजन अनुपात 3:1 के आधार पर है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है 3:1, क्योंकि इसमें दीपा आपने देखा रिटायर हो रही है, दीपा ने रिटायरमेंट लिया है। तो आशा और लता का लाभ अनुपात कितना है, आशा का 3 है और लता का 1 है। तो 3:1 के रेशो में ही इसको डिवाइड किया जाएगा, जैसा पिछला लाभ अनुपात था उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें नए लाभ विभाजन अनुपात को पुराने लाभ विभाजन अनुपात के अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया जा रहा है। तो जब आशा और लता का जो नया लाभ अनुपात है 3:1, यानी कि 3/4 हिस्सा आशा का है और 1/4 हिस्सा लता का। अब 2,40,000 रुपये पे 2,40,000 रुपये पे 3/4 हिस्सा आशा लेकर आएंगी और 2,40,000 का 1/4 हिस्सा लता। तो 2,40,000 का 3/4 कितना होगा, 1,80,000 रुपये, और 2,40,000 का 1/4 60,000 रुपये। इस तरह इसको कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। इसमें नई फर्म की कुल पूंजी शेष साझेदारों के पूंजी खातों में शेष के योग के आधार पर होगी। अब शेष साझेदारों द्वारा लाई गई या निकाली गई पूंजी, आशा द्वारा लाई गई पूंजी कितनी है, 1,80,000 रुपये उसके लाने थी, और उसने पहले से ही डिपॉजिट कितनी की हुई थी, जैसे कि क्वेश्चन में दिया भी हुआ था, पहले से डिपॉजिट पूंजी कितनी थी उसकी, जमा शेष कितना था 1,60,000, और उसके लाना कितना है, नया समायोजन के बाद कितनी आ रही है उसकी पूंजी 1,80,000। तो उसको बचा हुआ है 20,000 रुपये का अमाउंट लेकर आना है। और लता द्वारा इसको 80,000 रुपये लाने थे और इसकी पहले से अमाउंट कितनी डिपॉजिट है, क्रेडिट कितनी है इसकी कैपिटल अकाउंट में 60,000 रुपये, तो इसको भी 20,000 रुपये लेकर आने हैं। अर्थात दोनों के द्वारा लाया गया रोकड़ कितना है, टोटल जो भुगतान करेंगे दोनों वो 20,000 रुपये का किया जाएगा। इसमें एक तीसरी कंडीशन है कि जब सेवानिवृत्त साझेदार को दे राशि उनके पूंजी खातों को नए लाभ विभाजन अनुपात के रूप में समायोजित करने पर विद्यमान साझेदारों द्वारा की जाती है। तो इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ललित, पंकज और राहुल ये 3 साझेदार हैं और लाभ का विभाजन 4:3 के अनुपात में करते हैं। ललित, पंकज और राहुल 4:3 के अनुपात में करते हैं। अब इसमें ललित के सेवानिवृत्त होने पर, ललित सेवानिवृत्त हो रहा है, सामान्य संचित, ख्याति तथा पुनर्मूल्यांकन से संबंधित सभी समायोजन करने के पश्चात उनके पूंजी खातों का शेष क्रमशः 70,000 रुपये, 60,000 रुपये तथा 50,000 रुपये, यानी कि ललित का कितना है 70,000 रुपये, पंकज का 60,000 रुपये और राहुल का 50,000 रुपये, ये इनका पूंजी खातों का शेष है, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट है। अब ये निर्णय लिया गया कि ललित को देय राशि पंकज तथा राहुल द्वारा लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार आनुपातिक रूप से पूंजी लाई जाएगी।
अब पंकज और राहुल द्वारा लाई गई पूंजी की गणना करना है तथा इससे संबंधित आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां करनी है। अब एक चीज़ आप इसमें ये देखिए कि ललित, पंकज और राहुल का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3, इसमें ललित तो रिटायर हो गया। अब पंकज और राहुल का बचा है, तो इन्होंने नया लाभ विभाजन अनुपात तो नहीं दिया है, लेकिन इनमें दिया हुआ है कि ललित को देय राशि पंकज तथा राहुल द्वारा लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार अनुपातिक रूप से लाई जाएगी, यानी कि जो इनका पुराना लाभ विभाजन अनुपात है उसी के अनुसार। और पंकज और राहुल का लाभ अनुपात कितना है? 3:3, यानी कि 1:1। ये 1:1 भी इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि बराबर से बराबर दोनों अपना हिस्सा लेकर आएंगे। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें ललित के सेवानिवृत्ति के होने के बाद पंकज और राहुल के बीच नया लाभ विभाजन अनुपात कितना, जैसे हमने बताया 3:3, अर्थात 1:1। अब नई फर्म की कुल पूंजी की गणना। अब नई फर्म की कुल पूंजी की गणना कैसे होगी? जैसे कि ये इसके निकलने के बाद इन दोनों के हिस्सा कितना है? 60,000। तीनों का पूंजी का हिस्सा कितना है? पंकज का 60,000, राहुल का पूंजी खाते में 50,000 और ललित जो कि सेवानिवृत्त हुआ है उसका 70,000। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया? 1,80,000। इन तीनों को ऐड कर लेंगे। नई फर्म की कुल पूंजी कितनी आ गई? 1,80,000 रुपये। अब इसमें विद्यमान साझेदारों की नई पूंजी की गणना। अब जो बचे हुए साझेदार हैं, अब इनकी नई पूंजी कितनी आएगी? क्योंकि 1:1 के रेशो में इनका नया लाभ विभाजन अनुपात हो रहा है पंकज और राहुल का, तो 1,80,000 को हम 1/2 निकाल लेंगे, तो 90,000 एक की आ जाएगी और दूसरी की भी 90,000 रुपये आ जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर रेशो में इसका पूंजी को डिवाइड कर रहे हैं। फिर विद्यमान साझेदारों द्वारा लाई गई या निकाली गई राशि की गणना। अब नई पूंजी 1,80,000 रुपये के 1:1 के अनुपात में 90,000 रुपये होती पंकज और राहुल की, लेकिन विद्यमान पूंजी कितनी है? पंकज की 60,000 रुपये, जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा था कि पंकज की 60,000 रुपये और राहुल की 50,000 रुपये। तो पंकज की ऑलरेडी 60,000 रुपये जमा है क्रेडिट अकाउंट में और राहुल के 50,000 रुपये जमा है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना लाएंगे? ये पंकज लेकर आएगा 30,000 रुपये और राहुल 40,000 रुपये अमाउंट इसमें एक्स्ट्रा लेकर आएगा। अब इसमें एक हमारा लास्ट टॉपिक, साझेदार की मृत्यु। साझेदार की मृत्यु की स्थिति में लेखांकन व्यवहार उसी प्रकार से किया जाता है जैसा कि साझेदार के सेवानिवृत्त होने पर, और साझेदार की मृत्यु की स्थिति में उसका दावा उसके उत्तराधिकारी को हस्तांतरित हो जाएगा, जैसा कि साझेदार के सेवानिवृत्त होने पर किया जाता है। हालांकि इसमें मुख्य अंतर यह है कि सेवानिवृत्ति सामान्यतः लेखांकन वर्ष के अंत में होती है, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया था, जबकि साझेदार की मृत्यु किसी भी समय हो सकती है। इसलिए मृत्यु की स्थिति में उसके दावे में लाभ या हानि का भाग, पूंजी पर ब्याज जो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो पैसा निकाला जाता है उस पर जो इंटरेस्ट लिया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यदि कोई है, और अंतिम तुलन पत्र की तिथि से उसकी मृत्यु तक समायोजित किया जाएगा। यानी कि जो अंतिम लास्ट जो बैलेंस शीट थी, लास्ट बैलेंस शीट से लेकर उसकी मृत्यु के समय तक, डेथ के टाइम पीरियड का जो बीच का टाइम पीरियड है, इस सारे अवधि का लाभ अनुपात एडजस्ट किया जाएगा। लाभ हो या हानि उस सभी को एडजस्टमेंट किया जाएगा। फिर इसमें मुख्य समस्या इस समय अंतराल के लाभ की गणना से संबंधित है, यानी कि अंतिम तुलन पत्र से साझेदार की मृत्यु की तिथि की अवधि तक। जैसा कि यह माना जाता है कि पुस्तकों को आगे ले जाने में परेशानी हो सकती है तथा मृत साझेदार के लाभ का भाग निकालने के लिए इस अवधि के अंतिम खाते बनाए जाएंगे। लाभ की गणना पिछले वर्षों के आधार पर या पिछले कुछ वर्षों के औसत के आधार पर और क्रय के आधार पर की जा सकती है। या भैया इसमें हम ये दोनों ही कंडीशन देखेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि बकुल, चंपक और दर्शन किसी फर्म में साझेदार हैं। बकुल, चंपक और दर्शन, इनका लाभ का विभाजन कितना है? 5:4:1, 5:4:1 ये अनुपात में साझेदार हैं। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ कितना है? 1 लाख रुपए। अब 30 जून 2016 को चंपक की मृत्यु हो जाती है, यानी कि 30 जून 2016 का मतलब क्या है? अब यहाँ आप देखते हैं कि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है, तो अब एक्स्ट्रा टाइम कितना है? अप्रैल, मई, जून, यानी कि 3 मंथ एक्स्ट्रा हैं। यहाँ 3 मंथ एक्स्ट्रा हैं। अब इसका एक्स्ट्रा 3 मंथ का समायोजन किया जाएगा। चंपक की इसमें मृत्यु हो गई। बकुल और दर्शन ने फर्म के लाभों को बराबर बांटने का निर्णय लिया। अब बकुल और दर्शन जो है फर्म के लाभों को बराबर बांट रहे हैं 1:1 के रेशो में। 1 अप्रैल से 30 जून 2016 तक की अवधि के लिए चंपक के लाभ के भाग की गणना निम्न प्रकार की जाएगी। जैसे कि 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कुल लाभ कितना था? 1 लाख रुपए। चंपक का भाग कितना होगा? चंपक का भाग होगा पिछले वर्ष का लाभ इंटू अनुपातिक अवधि इंटू मृत साझेदार का भाग। पिछले वर्ष का लाभ कितना? 1 लाख रुपए। अनुपातिक अवधि कितनी है? 3/12, जैसे कि हमने आपको बताया 3/12 होगी, क्योंकि 3 मंथ अपॉन 12, 3/12। और मेरा साझेदार का भाग कितना है? 4/10। 5, 4, 9 और 1, 10। चंपक का हिस्सा कितना हो गया? 4/10। बकुल का
5/10 और दर्शन का 1/10 जिनका हिस्सा हो गया। तो इसका टोटल जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 10,000 रुपये अमाउंट इसका चंपक का लाभ में भाग आ जाएगा। अब रोजनामचा प्रविष्टि, इसको 10,000 रुपये आप ये देख सकते हैं कि उचंती खाते को हमने स्टार्टिंग अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया था। फिर चंपक के पूंजी खाते से 10,000 रुपये क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अब इसकी एक दूसरी कंडीशन है कि विकल्प के तौर पर यदि चंपक के भाग के लाभ की गणना अंतिम 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर की जाती है। अब अंतिम 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर जैसे ख्याति मूल्य निकालना होता है या अधिलाभ की गणना करनी होती है, तो इसके भी हमने न्यूमेरिकल्स आपको कराए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो हमें हमारे शुरुआती लेक्चर 20 से लेकर जो आगे के लेक्चर हैं वो आप देख सकते हैं, उसमें हमने न्यूमेरिकल्स आपको कराए हैं। अब औसत लाभ के आधार पर यानी कि अंतिम 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर, जैसे कि 1,36,000 रुपये 2013-14 के लिए लाभ है, 1,54,000 रुपये 2014-15 के लिए और 1,00,000 रुपये 2015-16 के लिए हैं। तो चंपक के लाभ के भाग की गणना औसत लाभ के आधार पर अंतिम वर्ष की अवधि 1 अप्रैल 2016 से 30 जून 2016 के लिए निम्न होगी। यानी कि औसत लाभ कितना होगा, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या, कुल लाभ कितना होगा 1,36,000 प्लस 1,54,000 प्लस 1,00,000 और बटे 3, यानी कि 3 वर्ष, टोटल 3 वर्ष है। तो यह आ गया 3,90,000 अपॉन 3 इक्वल टू 1,30,000, 1,30,000। तो चंपक के भाग का लाभ कितना आएगा 1,30,000। तो ये टोटल ये औसत लाभ आया है 3 वर्षों का। तो औसत लाभ इंटू चंपक का हिस्सा कितना था, 5:4:1 में था, 5 9 और 1 10, तो 4/10 था इसका हिस्सा। तो 4/10 पंकज का हिस्सा आ गया, चंपक का हिस्सा आ गया। और 3/12 यहाँ क्या है, क्योंकि 3 मंथ बाद उसकी मृत्यु हुई है, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के 3 मंथ बाद उसकी मृत्यु हुई है। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है और उसकी मृत्यु हुई है 30 जून को। तो 3 मंथ का उसका हिस्सा आ जाएगा। तो इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से 4 कैंसिल, 10 से 1 0 कैंसिल, तो 13,000 रुपये ये चंपक का हिस्सा 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर चंपक का हिस्सा 13,000 रुपये आ गया। तो इसमें रोजनामचा प्रविष्टि किस प्रकार होगी, लाभ व हानि उचंती खाता 13,000 रुपये, नाम इसको नाम डेबिट साइड लिखा जाएगा और चंपक के पूंजी खाते से 13,000 रुपये क्रेडिट। फिर इसमें एक तीसरी कंडीशन है, यदि समझौते के अनुसार मृत साझेदार के भाग के लाभ की गणना विक्रय के आधार पर की जानी है। अगर समझौता जो पार्टनरशिप डीड होती है, जैसे कि हमने शुरुआती लेक्चर्स में बताया था कि पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगर पहले ही मेंशन किया हुआ है कि जो लाभ की गणना होगी वो विक्रय के आधार पर की जाएगी, तो उस कंडीशन में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा मृत साझेदार के लाभ को। तो इसमें दिया गया है जैसे 2015-16 वर्ष के दौरान 8 लाख रुपए का विक्रय था और 1 अप्रैल 2016 से 30 जून 2016 में विक्रय 1.5 लाख रुपए था। अब इस कंडीशन में लाभ की गणना कैसे होगी, तो 1 अप्रैल 2016 से 30 जून 2016 की अवधि में चंपक के भाग के लिए लाभ की गणना निम्न प्रकार होगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2-3 बार रिवाइज करके लेक्चर को सुन सकते हैं। तो देखिए 2015-16 में इसका विक्रय कितना था फर्म का 8 लाख रुपए और 2015-16 में लाभ कितना था, यहाँ दिया हुआ है 15-16 में लाभ 1 लाख रुपए। तो यदि विक्रय 8 लाख रुपए है तो लाभ कितना है 1 लाख रुपए। यदि विक्रय 1 रुपए हो तो लाभ कितना होगा 1 लाख बटे 8 लाख। तो बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स। और यदि विक्रय जैसे कि आपको बताया 1 अप्रैल 2016 से 30 जून 2016 में विक्रय कितना है 1.5 लाख रुपए, यानी कि 3 महीने का विक्रय कितना है 1.5 लाख रुपए। तो लाभ कितना आएगा 1 लाख इंटू 1.5 लाख बटे 8 लाख। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 जीरो हैं, 5 जीरो से ये 4 जीरो यहाँ कट जाएंगे और 1 जीरो यहाँ कट जाएगा। तो और फिर 8 से डिवाइड कर लेंगे आप, तो 18,750 रुपये ये टोटल लाभ आ जाएगा। ये टोटल लाभ आया। अब चंपक का लाभ की गणना कैसे करनी है। चंपक का जैसे कि शेयर था 5:4:1 का, तो ये पंकज का शेयर चंपक का शेयर था, तो 5 9 और 1 10, 4/10 चंपक का हिस्सा था। तो 18,750 के कुल लाभ में से चंपक का हिस्सा कितना है 4/10, इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो आएगा 7,500 रुपये। तो ये चंपक का इस तीसरी कंडीशन जो होगी, अगर लाभ को विक्रय के आधार पर जो कंपनी की सेल है, फर्म की जो सेल है, अगर उसके आधार पर लाभ की गणना की जाएगी तो उस आधार पर इस तरह निकालेंगे। और अगर अंतिम 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर किसी सेवानिवृत्त या फिर किसी मृत साझेदार की लाभ की गणना अगर फर्म के अंतिम 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर की जाएगी तो उसको इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे। और एक कंडीशन ये तीसरी थी, वो सामान्य कंडीशन थी कि अगर लाभ का विभाजन उनके रेशो में होगा तो उसकी गणना किस प्रकार की जाएगी। ये टोटल हमने तीनों इसके एग्जाम्पल्स के साथ देख लिया है। अगर आपकी समझ में नहीं आए तो आप इस लेक्चर को 2-3 बार रिवाइज करके देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।